चलिए अब शुरू करते हैं घड़ी घड़ी घमासान खबरों का तूफान। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर खड़े घरों पर बुलडोजर नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके बाद करीब 50,000 लोगों ने राहत की सांस ली। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से 50,000 लोगों को हटाए जाने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई है, केवल हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है। अब इस केस की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी, जिसके बाद बनभूलपुरा इलाके के लोगों में खुशी का माहौल है। करते हैं इस निर्णय का। सर्वोच्चतम न्यायालय ने जो लोगों को इंसाफ दिया है, हाई कोर्ट के जजमेंट की जो विसंगतियां थी उनका संज्ञान लेते हुए और न्यायिक प्रक्रिया में जो लोगों का आज भरोसा दोबारा स्थापित हुआ है, तो उसके लिए उच्चतम न्यायपालिका बहुत बधाई की पात्र है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए टिप्पणी की है कि 50,000 लोगों को रातों रात नहीं उतार सकते। इतने सारे लोग लंबे समय से वहां रह रहे हैं, लोगों का पुनर्वास जरूरी है। 7 दिन में लोग जमीन कैसे खाली करेंगे? रेलवे को पुनर्वास की योजना तैयार करनी चाहिए। ये एक मूलभूत मानवीय मुद्दा है। दरअसल हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के आसपास का इलाका करीब 2 किलोमीटर का है। इन इलाकों को गफूर बस्ती, ढोलक बस्ती और इंदिरा नगर के नाम से जाना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने बनभूलपुरा में रेलवे की 78 एकड़ जमीन से लोगों को बेदखल करने के उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मानवीय बताते हुए उत्तराखंड सरकार को और रेलवे से जवाब भी मांगा और इस पूरे मामले को अमानवीय बताया। फिलहाल हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे की 78 एकड़ जमीन पर बने आशियानों पर बुलडोजर नहीं चलेगा। अगले आदेश तक 4,000 से ज्यादा परिवार अपने घरों से बेदखल नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि कोर्ट के आदेश के मुताबिक ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार की तरफ से हमने पहले ही कहा है कि जो भी न्यायालय का आदेश होगा हम उसके अनुरूप आगे कार्रवाई करेंगे। इधर विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उत्तराखंड के लिए बड़ी राहत बताया। केवल उन गरीबों के लिए राहत नहीं है जिनके सर पर डिमोलिशन की तलवार लटक रही थी, बल्कि पूरे राज्य के लिए, जिसमें राज्य सरकार भी सम्मिलित है, उनके लिए भी ये बहुत राहत की खबर है। दरअसल हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के आसपास का इलाका करीब 2 किलोमीटर से ज्यादा के क्षेत्र को कवर करता है। इस क्षेत्र में 4,365 घर हैं, 10 मस्जिद और 4 मंदिर हैं, 4 सरकारी और 11 निजी स्कूल हैं, 1 बैंक, 2 ओवरहेड पानी के टैंक हैं। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में 4,000 से ज्यादा परिवार रहते हैं, जिसमें अधिकतर मुस्लिम आबादी है। जोशीमठ में घरों में आई दरारों ने इस कदर लोगों को डराया है कि लोग अब अपनी ही जमीन से उखड़ने को मजबूर हैं। सरकार इंतजाम का दावा तो कर रही है, बावजूद इसके हालात बेकाबू नजर आ रहे हैं। जोशीमठ के लोग इन दिनों खौफ के साए में जी रहे हैं। घरों में दरारें आने से हर पल खतरा बढ़ रहा है। एक तरफ जमीन धंसने से तकरीबन 600 से ज्यादा घरों में दरारें आ गई हैं, तो दूसरी तरफ जेपी कैंप की जमीन के नीचे से मटमैला पानी निकलने और धरती फटने से लोग खौफजदा हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस कदर मिट्टी से सना पानी बाहर आ रहा है। जमीन धंसने से हर दिन हालात भयावह होते जा रहे हैं। तकरीबन 22,000 की आबादी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। हालात ये है कि लोग दूसरी जगह शिफ्ट करने पर मजबूर हैं। मौजूदा हालात पर सीएम धामी का दावा है कि सरकार इस पूरे ही मामले पर अलर्ट मोड में है। लगातार समीक्षा कर रहे हैं। मैंने अभी 2 दिन पहले ही मुख्य सचिव और जो हमारे आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारीगण हैं, उन सबसे रिपोर्ट ली है और उसके लिए जो भी जरूरत होगी उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। हालात को देखते हुए फिलहाल कुछ एहतियातन कदम उठाए गए हैं। मसलन एनटीपीसी की तपोवन विष्णुघाट जल विद्युत परियोजना के निर्माण पर रोक लगा दी गई है। प्रभावित परिवारों को शिफ्ट करने के लिए मुआवजे का आदेश दे दिया गया है। शिफ्टिंग के लिए 2-2 हजार प्री फैब्रिकेटेड भवन तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। निश्चित तौर पर हालात खतरनाक है। यह हजारों लोगों की जिंदगी का मसला है। 80 लोकसभा सीटों वाले यूपी में राहुल की यात्रा महज 3 दिन रही। राहुल 130 किलोमीटर चले, लेकिन पुराने साथी एक कदम भी नहीं चले। तीसरे दिन राहुल को कुछ नए साथी जरूर मिले। उत्तर प्रदेश में तीसरे दिन भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत शामली जिले के एलम गांव से हुई। यूपी में राहुल गांधी की यात्रा को अखिलेश यादव ने शुभकामनाएं जरूर भेजी, लेकिन खुद यात्रा से दूरी बनाए रखी। राहुल के पुराने साथी जयंत चौधरी की पार्टी के कार्यकर्ता यात्रा में शामिल जरूर हुए, लेकिन यूपी में राहुल को सीधे तौर पर जयंत का साथ नहीं मिला। लेकिन शामली में राहुल गांधी और कांग्रेस को अखिलेश यादव के एक पुराने साथी का समर्थन मिला। अंतिम दिन भारत जोड़ो यात्रा में केशव देव मौर्य का महान दल शामिल हुआ। बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता झंडे के साथ दिखाई दिए, यात्रा में शामिल हुए। हालांकि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे शामिल होते दिखाई दिए। दरअसल महान दल पहले सपा गठबंधन के साथ था, लेकिन विधानसभा चुनाव में हार के बाद केशव देव मौर्य ने गठबंधन से हाथ खींच लिया।
इधर यात्रा ऊंचा गांव पहुंची तो शामली के छोटे मियां अजीम राहुल की यात्रा का हिस्सा बने। जो इलाका देखकर राहुल गांधी आए हमारे बीच में। उत्तर प्रदेश में वोट तो मिलते नहीं है कांग्रेस को इतने। जी मिले के जोलो पक्का वायर हम जुलावेगा। छोटे मियां अजीम वही हैं जिन्होंने अपनी शादी कराने के लिए पीएम मोदी और सीएम योगी तक से गुहार लगाई थी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ कुछ आम लोग भी शामिल हुए, लेकिन वो शामिल नहीं हुआ जिसकी कांग्रेस को उम्मीद थी। अब मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव 3 दिनों की यात्रा में एक दिन भी शामिल नहीं हुए। यूपी में यात्रा से पहले राहुल गांधी को अखिलेश यादव ने चिट्ठी भेजकर शुभकामनाएं जरूर दी थी, लेकिन खुद यात्रा से दूर रहे। सपा के सियासी स्टैंड पर कांग्रेस की ओर से अखिलेश पर तीखा प्रहार किया गया है। महंगाई है कि नहीं, बेरोजगारी है कि नहीं है, गरीबी है कि नहीं है, मजदूर परेशान है कि नहीं है। अगर ये तमाम मुद्दों को एक मंच पर लाकर राहुल गांधी जी आज उठा रहे हैं तो ये जोड़ने की तो बात है। इधर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामजीलाल सुमन ने यात्रा से अखिलेश की दूरी पर सियासी सहूलियत के हिसाब से जवाब दिया और राहुल की भव्य यात्रा को ये कहकर छोटा बना दिया कि भारत जोड़ो यात्रा कोई नई नहीं है। ये कोई भारत जोड़ो यात्रा कोई नई यात्रा नहीं। इनके एक पार्टी के नेता थे सुनील दत्त, उन्होंने भी यात्रा की थी। उससे पहले चंद्रशेखर जी ने भी 6 महीने की पदयात्रा की थी। एक अच्छा प्रयास है। जाहिर है भारत जोड़ो यात्रा से अखिलेश यादव की दूरी और समाजवादी पार्टी का बयान दोनों के सियासी मायने हैं। त्रिपुरा में भाजपा की जन विश्वास यात्रा की सभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की तारीख का ऐलान कर दिया है। श्री राम मंदिर बनाए जाने से पहले अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा और मंदिर निर्माण में कांग्रेस पर रोड़े अटकाने का आरोप लगाया, जिसके बाद उन्होंने राम मंदिर निर्माण की तारीख का खुलासा किया। अंत तक बोलो, जोर से बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। देश आजाद हुआ तब से एक कांग्रेसी इसको कोर्ट के अंदर उलझा रहे। इससे पहले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक से ये बात सामने आई थी कि श्री राम मंदिर का निर्माण पूर्व नियोजित टाइमलाइन के मुताबिक चल रहा है और दिसंबर 2023 तक प्राण प्रतिष्ठा की बात की गई थी। फिलहाल रामनगरी अयोध्या में भगवान रामलला की स्थायी मूर्ति लगाई जानी है, जिसको लेकर मंथन चल रहा है। निर्माण कार्य की प्रगति संतोषजनक है और हम दिसंबर 2023 में प्राण प्रतिष्ठा कर सकेंगे। मूर्ति निर्माण के लिए 3 लोगों की कमेटी बनाई गई है, जिसमें मूर्ति कला के विशेषज्ञ मूर्ति के प्रारूप बनाकर ट्रस्ट के सामने प्रस्तुत करेंगे। ऐसे में मूर्ति के आकार, प्रकार और स्वरूप को लेकर भी मंथन का दौर शुरू हो गया है। सूत्रों के मुताबिक रामलला की मूर्ति आसमानी ग्रे रंग के पत्थर से बनाई जाएगी, जो 8.5 फीट ऊंची होगी। सीएम योगी ने यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के साथ मुंबई की अपनी 2 दिनों की यात्रा के तहत बैंकिंग, वित्त और उद्योग जगत के दिग्गजों से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने बैंकिंग और वित्त क्षेत्र के देश के अधिकारियों और उद्योगपतियों से उत्तर प्रदेश के विकास में भागीदारी बनने का आह्वान किया। साथ ही देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के ताज होटल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैंकर्स और उद्योगपतियों से मुलाकात की, जिसमें लोढ़ा ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप, जिंदल ग्रुप, हिरानंदानी ग्रुप, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल, स्टार और डिज्नी इंडिया, गोदरेज इंडस्ट्रीज, अडानी पोर्टल एंड सिस, हिंदुजा ग्रुप, हिंदुस्तान यूनिलीवर, पार्ले एग्रो ग्रुप, टोरेंट पावर, टाटा ग्रुप, वेदांता ग्रुप, पिरामल ग्रुप जैसी कंपनियां शामिल हैं। सीएम ने यूपी को 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला देश का एकमात्र राज्य बताया और प्रदेश में कनेक्टिविटी की किसी भी तरह की समस्या नहीं है, इस बात का भी जिक्र किया। उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ से पूर्वी क्षेत्र को जोड़ने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे, ये कनेक्टिविटी के हमारे बेहतरीन माध्यम बन चुके हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों को उत्तर प्रदेश में निवेश करने की बड़ी वजह बताई। साथ ही साथ उद्योगपतियों को सुरक्षा की गारंटी भी दी। इसके पहले योगी मंत्रिमंडल के मंत्रियों ने 16 देशों में लगभग 7.12 लाख करोड़ रुपए का निवेश हासिल किया था। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आज जन्मदिन है। सीएम योगी ने जयराम ठाकुर को ट्वीट करके बधाई दी। सीएम योगी ने ट्वीट में क्या लिखा, कंटेंट आपको बताते हैं। देवभूमि हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। माता कांगड़ा देवी से आपके लिए उत्तम स्वास्थ्य और सुयशपूर्ण जीवन की प्रार्थना है। ये ट्वीट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से और जयराम ठाकुर को जन्मदिन की बधाई दी गई है।
ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुंबई दौरे को लेकर विपक्ष अब सवाल उठा रहा है। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता हुसैन दलवाई ने सीएम योगी पर विवादित टिप्पणी कर दी। उद्योगपतियों को यूपी में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का निमंत्रण देने के लिए मुंबई पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने कहा कि उन्हें यूपी में ही उद्योग विकसित करने चाहिए। दलवाई यही नहीं रुके, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहनावे पर भी टिप्पणी कर दी। आणि भगवे कपडे घालून फिरण्याऐवजी जरा मॉडर्न व्हा, आधुनिक व्हा। उद्योग हे आधुनिकतेचे असतात, ते आधुनिक विचार घ्या तर उद्योग येतील। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी ने भी यूपी में निवेश लाने के योगी सरकार के प्रयासों का विरोध किया। महाराष्ट्र से सपा विधायक अबू आजमी ने सीएम योगी के मुंबई जाने पर ही सवाल खड़े किए और कहा यूपी सरकार महाराष्ट्र से निवेश को उखाड़ने की कोशिश कर रही है। कर रहा हूँ, यूपी के मुख्यमंत्री हैं, आए हैं यहाँ, हम सब उनका स्वागत करते हैं। निवेश लेने आए, मगर निवेश लेने यहाँ क्यों आए? बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाइए, मगर यूपी का हालात यह है कि मेरे जैसा आदमी आज डर रहा है कि मैं यूपी जाऊं। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि यूपी में भी सपा नेता योगी सरकार की प्रदेश में निवेश की कोशिशों पर सवाल खड़े करते रहे और सपा ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई के बयान के बाद विवाद बढ़ता देख हुसैन दलवाई ही नहीं बल्कि पूरी कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भगवा कपड़ों पर हुसैन दलवाई के बयान पर भाजपा ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है, तो कांग्रेस ने दलवाई के बयान से ही पल्ला झाड़ लिया और बयान को गंभीरता से नहीं लेने की बात कह दी। वहीं विवाद बढ़ता देखकर खुद कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने भी अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने सीएम योगी के कपड़ों पर नहीं बल्कि निवेश के लिए आधुनिक विचार अपनाने की सलाह दी थी। उसमें कोई भगवे रंग या केसरी रंग के खिलाफ बोला नहीं। मेरा कहना ऐसा था कि अगर यूपी में या किसी देश में इंडस्ट्री आनी है तो आधुनिक विचारों के जरिए आएगी। लेकिन भाजपा ने हुसैन दलवाई के बयान पर पूरी कांग्रेस को घेरते हुए इसे तुष्टीकरण की राजनीति करार दिया है। वेशभूषा से इन्वेस्टमेंट नहीं आता, वेशभूषा से औद्योगिक क्रांति नहीं होगी। क्रांति होगी अच्छी व्यवस्था से, जो गेरुआ वस्त्रधारी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने इस प्रदेश को दी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बार फिर विवादों में आई है। हालांकि जब विवाद ने तूल पकड़ा तो यूनिवर्सिटी की तरफ से बवाल को थाम लिया गया। दरअसल अलीगढ़ पुलिस ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से कश्मीरी और पूर्वोत्तर छात्रों का डेटा उपलब्ध कराए जाने को लेकर एक पत्र भेजा था। इस पत्र में छात्रों का नाम, पता और मोबाइल नंबर के बारे में जानकारी मांगी गई थी। इसे लेकर छात्रों में भारी नाराजगी थी। छात्रों के विरोध के बाद एएमयू प्रशासन ने आदेश वापस ले लिया है। कंट्रोलर ने वापस ले लिया है और रूल के हिसाब से जो भी चीज़ें देने वाली होंगी उसे दी जाती हैं और दी जाएंगी, और जो चीज़ें नहीं दी जाती रही हैं और नहीं दी जाने वाली हैं उसको नहीं दी जाएंगी। छात्रों का तर्क था कि पहले से ही कॉलेज प्रशासन के पास छात्रों से जुड़ी तमाम जानकारियां मौजूद हैं। इसके बावजूद डेटा मांगने का मतलब समझ से परे है। अब कॉलेज प्रशासन की ओर से ये फैसला वापस लेने के कदम का छात्रों ने स्वागत किया है। एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टली भी दे सकती थी, ठीक है, तो उन्होंने उसके बजाय स्टूडेंट के पास भेजा उस चीज को, तो इस चीज से हम थोड़े से परेशान थे। छात्रों की नाराजगी लाजमी थी, लेकिन पुलिस के पास छात्रों का डेटाबेस उनकी सुरक्षा के लिहाज से खासा जरूरी हो जाता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।